नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए जैसे कि हम इम्पोर्टेंट वन लाइनर अति लघु जो है वो एक मैराथन के रूप में करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी, उसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं आपके सभी इसी एक सिंगल पार्ट में देखेंगे। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, तो जितने हैं सभी प्रीवियस ईयर भी उसमें आपके कवर हो जाएंगे। इससे पहले हमने सोशल साइंस का थर्ड पार्ट देखा था। पिछला वाला वीडियो आपको साइड में आई बटन में मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट अति लघु की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा और सभी सब्जेक्ट की भी आपको लिंक मिल जाएगी। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, ये वाक्य किस कारक का है? 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले तो विभक्ति आपको बतानी होगी, तो पंचमी विभक्ति होगी। और किस प्रकार होगी? तो हिमालय से गंगा निकलकर क्या हो रही है? अलग हो रही है। और अलग होने के सेंस में आप क्या यूज करते हैं? पहला होता है कर्ता ने, दूसरा कर्म को, तीसरा करण से, चौथा संप्रदान के लिए और पांचवा अपादान से अलग। तो पंचमी विभक्ति पे अलग आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो आपका अपादान कारक यहाँ पर हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि पुष्प शब्द के चार पर्यायवाची, तो फूल होता है, कुसुम होता है, प्रसून होता है, सुमन होता है। 2018 में पूछा गया था। तो इस प्रकार से पर्यायवाची भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला है संधि, सुगम, सूक्ष्म और स्वतंत्र शब्दों के विलोम लिखिए। 2018 में ही देखिए आया था। संधि का विलोम होता है विच्छेद, आप बोलते भी है संधि विच्छेद कीजिए। सुगम का होता है दुर्गम, सूक्ष्म का होता है स्थूल, स्वतंत्र का होता है परतंत्र। तो थोड़ा सा यहाँ पर याद रखने वाला वो यही है, स्वतंत्र का परतंत्र। अगला है नयन और नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो अगर आप बात करें नयन जो है, इसमें किस प्रकार से संधि हो रही है? तो ने प्लस अयन आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपका ए होगा अगर ने की बात करें, और अयन में आपका आ आएगा। और यहाँ पर अगर आप रूल देखेंगे तो आपका ये दोनों मिलकर आय प्लस आ जो है वो बना रहे हैं, और ये आपका नयन बन रहा है। यदि संधि पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? अयादि संधि जो है इसमें है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछी जाता है। और यही आपका जो संधि विच्छेद है नयन जो है, इसमें ने प्लस अन करके भी आपको लिखा देखने को मिलता है। तो दोनों ही अपनी जगह सही हैं। तो ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं नायक। तो नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नय प्लस अक। तो देखिए नीचे वाले में आपका अक करके लिखा भी गया। यही चीज मैंने कहा था कि ये जो ऊपर वाला है इसको आप ने प्लस अन करके ब्रेक कर सकते हैं। ये आपका बहुत जगह देखने को मिलता है, अयन कहीं कहीं देखने को मिलता है, पर ये नीचे वाले के अकॉर्डिंग भी आप देखिए तो न प्लस अक है। सेम यही आपका ऊपर भी है। अब यहाँ पर भी आप देखिए रूल तो क्या लग रहा है? ए जो है ये और आ जो है ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? तो आए और आ जो है वो बना रहे हैं। और ये किस में आता है? ये भी आपका अयादि संधि में ही जो है वो आता है। अगला देखते हैं प्रश्न। सम उपसर्ग लगाकर चार चार शब्द जो है वो बनाइए। तो किस प्रकार से आप बना सकते हैं? एक सम्यक हो गया, एक संकल्प हो गया, एक संताप हो गया, एक संपत्ति हो गया। सब 2018 में पूछे गए थे। इस चीज का भी आप देख रहे हैं, सम उपसर्ग लगाना है यहाँ पर, इसलिए सम्यक बना है, संकल्प बना है। तो उसका आपका उपसर्ग को ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि सम से ही समान बना दिया आपने, उपसर्ग की बात की गई है। उपसर्ग में क्या होता है? इस वर्ड के को जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो जो बाद वाला वर्ड निकल कर आता है वो भी अपने आप एक मीनिंगफुल वर्ड के अंतर्गत आता है। अगला है शब्द किसे कहते हैं? लिखिए। तो वर्णों के ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है उसे हम शब्द कहते हैं। उत्पत्ति वर्णों से होती है, एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। और कभी तो वर्णों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका स्पष्ट अर्थ भी नहीं होता है। और परिभाषा के तौर पर यहाँ लिखिए कि निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को हम शब्द जो है वो कहते हैं, जैसे कि मोहन हो गया, पुस्तक हो गया आदि। सब 2018 में देखिए चल रहे थे प्रश्न, अब यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं 2017 के। इससे आपको एक अंदाजा लगता है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न आपका क्या है? फटी न जाके पांव बियाई सो का जाने पीर पराई, इस कहावत का अर्थ बताना है। तो जिसके पैरों में बिवाई को हम क्या कहते हैं? दरार हो जाती है, और इस कारण जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को कोई और नहीं समझ सकता है और कोई नहीं समझ नहीं पाता। इसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द भी कोई अन्य नहीं समझ पाता, उसी को यहाँ पर कंपेयर करके जो है वो बताया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 2017 में पूछा गया था अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो जहां एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो अलंकार आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है।
एग्जाम्पल भी जैसे कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चा वर्ण है वो एक से अधिक बार आता है, जैसे ये चा हो गया, ये चा हो गया, ये चा हो गया, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल होता है इसका, जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, तो वो भी आपका अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण होता है। कई बार पहचानने को भी आ जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। अगला कह रहे हैं कि आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत और मुक्ति शब्दों के विलोम बताने हैं आपको। तो आकर्षण का विलोम प्रतिकर्षण होता है, विज्ञान में ये वर्ड बहुत यूज होता है। कृतज्ञ का अकृतज्ञ होता है, और यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, अकृतज्ञ आप उसे नहीं कहते हैं, आप उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ जो है ये आपका सही होता है, ये अकृतज्ञ नहीं होता है। इस चीज को करेक्ट करिए, गलत लिखा है यहाँ पे। जागृत का सुसुप्त होता है और मुक्ति का बंधन होता है। अच्छा, कृतज्ञ जो है इसका अर्थ भी बहुत पूछा जाता है। आप सभी को पता होगा कि कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ उपकार ना मानने वाला। इंग्लिश में हम ग्रेटफुल कहते हैं। अगला कह रहे हैं कि जो अपने से उत्पन्न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, उसे स्वयंभू जो है वो कहते हैं। और यहाँ पर केवल स्वयं स्वभू लिख दिया गया है, यहाँ पर बीच में आपका जो है वो यम्भू करके साउंड आता है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है स्वयं भू। ये आपका सही तरीका होता है, जिसे हम एक और तरीके से बोलते हैं कि जो स्वयं पैदा हुआ हो उसे हम स्वयं भू के नाम से जानते हैं। अगला है छा, संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर जो है वो बना है, तो आपका जो संयुक्त छा वर्ण है वो जो है वो का और शा से मिलकर बना होता है। यहाँ जो का है इसमें इस प्रकार से हलंत भी लगता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये सब 2017 के प्रश्न चल रहे हैं आपके। अगला है पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो अलग अलग आपको ब्रेक करना है, जिस जिससे मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले पा, उसमें आपका बड़ा जुड़ा हुआ है, फिर रा, तो उसमें आपका छोटा जुड़ा हुआ है, फिर ला, उसके बाद इसमें अ की मात्रा लौ लिखा हुआ है। इसी प्रकार का, फिर उसके बाद बड़ी ई, फिर उसके बाद दूसरा वाला का, फिर उसके बाद आ। तो जितने भी आपके वर्ण हैं दे रखे हैं उसके साथ तो आ होता ही है छोटा, और यदि आपका वहां पर बड़ा दे रखा है, अ की मात्रा दे रखी है, तो उससे आपको रिप्लेस कर देना है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि जो है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से कहते हैं कि प्रीवियस ईयर आपके रिपीट होते हैं। 2016 वाला क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ है, तो जिसने 2019 में पेपर दिया होगा, अगर 16 वाला पढ़ के गया होगा तो आसानी से कह सकता है सुमित्रा नंदन पंत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकृति के सुकुमार कवि। अगला कह रहा है कि एक समानार्थी शब्द लिखिए, जैसे कि खग का, धरती का। तो खग का समानार्थी क्या होता है, पक्षी होता है। धरती की बात करें तो इसका वसुधा। समानार्थी मतलब आप पर्यायवाची शब्द से भी ले सकते हैं, तो समान अर्थ जिनके दोनों के निकलते हैं, तो पक्षी और वसुधा आपका हो जाएगा। 2017 के प्रश्न यहाँ के तक समाप्त हुए, अब 2016 के आपके जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि सरोरुह शब्द का क्या अर्थ होता है, तो कमल के समान जो है वो अर्थ होता है। अगला कह रहा है तुलसीदास जी जो है उनके गुरु कौन थे, तो आपके नरसिंह दास जो है वो थे, तुलसीदास जी के गुरु। अगला है हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। तो आपका कहानी हो गया, नाटक हो गया, और भी बहुत सी होती हैं, जैसे उपन्यास हो गया और वृत्त चित्र, ऐसी बहुत सी होती हैं अलग अलग। यहाँ पर कोई दो विधाओं के नाम लिखने थे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें सब समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। इन सभी प्रश्न की प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो इससे क्या होगा, एक अंदाजा लग जाएगा कि समानार्थी से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, पर्यायवाची से, विलोम से, इस टाइप से आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाता है। अगला देखते हैं संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ। देखिए संस्कृत को भी यहाँ पर पूछ लिया गया है 2016 में। तडागाह का अर्थ होता है तालाब, निरपाहा का अर्थ होता है राजा। तो ये आपके जो है वो हो जाएंगे। अगला है कि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। तो प्रमुख नाटक में ध्रुवसामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। एक चीज का विशेष ध्यान रखने वाला क्या है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक पूछे गए हैं, तो ऐसा ना हो कि आप वहां पर अन्य रचनाएं लिख दें जो कि आपकी नाटक ना हो, अन्य विधाओं में आती हो, तो नाटक ध्यान रखिएगा। और जयशंकर प्रसाद की ट्रिक क्या, सभी जितने भी आपके लेखक और कवि हैं उनकी रचनाएं जो है उनकी ट्रिक से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं देखी तो आप बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं नाम से सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सभी आपकी जो भी जितने भी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद वगैरह हैं उनको याद करने की, उनकी जितने भी नाटक हैं, ट्रिक जो है वो मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। अगला देखते हैं स्वर क्या है। तो जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और व्यंजन उनकी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए अगला लिखा जाता है व्यंजन किसे कहते हैं, तो जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर नहीं के सेंस में बोल दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
स्वर के कितने भेद होते हैं? तो आपका हृस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर, इस प्रकार से जो है वो 3 भेद जो है वो होते हैं। इन्हीं को आप मात्रा के आधार पर विभाजित पूछा जाए स्वरों का तो भी आप लिखेंगे हृस्व स्वर में 1 मात्रा का समय, इसमें 2 मात्रा का समय। यहाँ पर जो तीसरा मिश्रित स्वर लिखा है ये आपका प्लुत स्वर लिखा देखने को मिलता है आपको हर जगह, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरा आपका प्लुत स्वर होता है, यहाँ पर मिश्रित आप इसको ना याद रखिएगा। तो हृस्व स्वर में मैंने क्या बताया, बहुत समय अर्थात 1 मात्रा का समय, जैसे कि आपका छोटा हो गया, छोटी हो गया, ये सारी चीजें। दीर्घ स्वर में अधिक मात्रा या इस हृस्व स्वर से अधिक मात्रा का समय या 2 मात्रा का समय, तो जैसे कि आपका बड़ा हो गया। इसी प्रकार आपका प्लुत स्वर की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, 3 मात्राओं का समय लगे, जैसे कि ओम आप लिखते हैं तो उसका उच्चारण जो है इसी में आता है। अगला है व्यंजन के भेद, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपके वही सारे वर्ग में आते हैं, जितने भी का वर्ग, चा वर्ग, छा वर्ग जितने भी आते हैं टोटल सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन, वो मैं काफी बार बता चुका हूँ, यारा लावा जो है ये चारों इसी में आते हैं। और उस व्यंजन में श, श, सा, हा ये 4 प्रकार के आते हैं, तो ये अलग अलग डिवीजन इसका है। अगला है कि संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपका छत्रज्ञ ये होता है और एक श्राव्य होता है, वो यहाँ पर नहीं लिखा है, तो का और शा से मिलकर बना है, ये ता और रा से, इस यहाँ पर हलंत लगा लीजिएगा और जा और यहाँ से, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, मिश्रित स्वर को समझाइए। तो मिश्रित स्वर क्या होते हैं? 4 होते हैं, इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं। इस प्रकार के हैं जैसे कि आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ और आ प्लस ए बराबर ए और आ प्लस ओ बराबर ओ। तो ये आपके 4 होते हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है मठन, मौन पठन जो है उसके दोष बताइए। तो भयभीत होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, ये सभी मौन पठन के दोष के अंतर्गत आ जाएंगे। मौन पठन वही होता है साइलेंट रीडिंग को जो हम कहते हैं। अगला है मौन पठन का क्या अर्थ है, तो बिना श्रवणीय शब्दोच्चारण में किया गया पठन आपका मौन पठन कहलाता है। इसको आप एक डेफिनेशन के तौर पर भी समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि लाइब्रेरी वगैरह में आप छात्र जो भी हैं वो जाते हैं, मन में पढ़ते हैं, तो वही आपका इसके अंतर्गत आता है। अगला है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो ये 8 होते हैं इनकी संख्या, बड़ा, छोटी, ऊ, री, ए, ओ, इन स्वरों के उच्चारण में हृदय स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, मैंने ऊपर आपको बताया भी। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत वाचन का क्या अभिप्राय है समझाइए। तो इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा जो शिक्षार्थी है वो व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं, तो वो आपका व्यक्तिगत वाचन के अंतर्गत आता है। ये सभी वन लाइन की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला अनुपठन का क्या अर्थ है, तो जब शिक्षक श्लोक के किसी पाठ अंश का जो है वो पाठ करता है तो शिक्षार्थी उसका सामूहिक सस्वर पठन करता है, तब ये आपका अनुपठन जो है वो होता है। जैसे आपने देखा नहीं कि टीचर कोई चीज बोल रहा है, पढ़ा रहा है और सब बच्चे मिलकर उसे सामूहिक साथ में सस्वर पाठ पढ़ रहे हैं, तो वो आपका अनुपठन में आता है। अगला अंतस व्यंजन में 4 वर्ण, तो यार अलावा बता चुका हूं मैं। संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में, स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार, ये चारों नाम ध्यान रखिएगा। अगला है समाचार पत्र किसे कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं दैनिक समाचार पत्र को अखबार कहते हैं। प्रतिदिन होने वाली खबरें सभी क्षेत्रों से संबंधित प्रकाशित होती हैं, यही आपका होता है। अगला है कमाल और कमाली किसकी संतान थी, तो कबीर जी की जो है वो संतानें थी, ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला है मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य का नाम लिखिए, तो साकेत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए रचना पर आधारित एक ना एक प्रश्न पूरे पेपर में आपका प्रत्येक साल पूछा जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि रचनाएं की जो 10 ट्रिक वाली वीडियो उनको देख लीजिएगा, आपका वहां से 110% एक ना एक रचना फंस जाएगी, क्योंकि इतनी अच्छी वहां से ट्रिक मैंने बता रखी है, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। अगला देखते हैं प्रश्न, नीरजा किसकी प्रमुख रचना थी, तो महादेवी वर्मा की जो है वो रचना थी। अगला है उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो है वो रचनाएं हैं। अगला है ठलुआ क्लब किसका निबंध संग्रह है, तो बाबू गुलाब राय जी का जो है वो है। अगला है नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जो है उनका जन्म 910 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। युगधारा, प्यासी, पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली इनकी सब प्रसिद्ध रचनाओं के अंतर्गत आता है, तो रचनाएं सबकी जरूर याद रखिएगा। अगला है गणेश शंकर विद्यार्थी पर संक्षिप्त लेख, 1890 में प्रयाग में इनका जन्म हुआ, पत्रकार थे, सरस्वती पत्रिका और अभ्युदय पत्र में कार्यरत थे। कुछ समय बाद जो है ये प्रताप साप्ताहिक के संपादक रहे। इनकी भाषा सशक्त और शैली ओजपूर्ण, गंभीर और वक्रता प्रधान थी। इनका निधन 1931 में जो है वो हो गया था। स्पीड में मैं इसलिए चल रहा हूँ कि ये सब शरद जोशी वगैरह जो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं दे तो रखे हैं यहाँ बुक में, पर ये सब अभी तक जितने प्रीवियस ईयर है उसमें पूछे नहीं गए हैं।
तो इसीलिए हम केवल और केवल एक रिवाइज के तौर पर देख रहे हैं। जन्म इनका शरद जोशी का 1931 उज्जैन मध्य प्रदेश में, प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। उसके साथ साथ इनकी सभी रचनाएं हैं, अंधों का हाथी इनके सब नाटक हैं, परिक्रमा किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लिया, रहा किनारे देख, दूसरी सतह पर, ये सब इनके व्यंग्य है। निधन इनका 1991 में हुआ था। अगला है शिवमंगल सिंह सुमन। इनका जन्म 1916 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। बहुत से लोग उन्नाव में रहते भी होंगे, उनको याद करने में आसानी होगा। अगला है हिल्लोल पर आंखें भरी नहीं, जीवन के मान, प्रलय सज्जन और विश्वास बढ़ता ही है, सब इनकी रचनाएं हैं। कोशिश ये कीजिए कि इनके नाम से 2 रचनाएं मात्र याद रखिए, आएगा तो आप लिख भी लें, खाली भी ना छूटे, और आपके नंबर जो है उसके हिसाब से मिल जाएंगे। राम नरेश त्रिपाठी जी का सामान्य परिचय में, तो जन्म 1881 में, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर ग्राम में जन्म जो है वो हुआ था। रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग जो है इसका संकेत है। इनके द्वारा रचित पथिक मिलन नामक खंड काव्य लोकप्रिय है। 1962 में देहावसान इनका हो गया था। अगला है महादेवी वर्मा की प्रमुख साहित्य रचनाएं। तो कविता संग्रह में ये आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है महादेवी वर्मा, और इनकी भी मैंने आपको ट्रिक से बताई थी। तो ये सारी चीजें ट्रिक से बताई थी, निहार, रश्मि, नीरजा, शांतिगीत, यामा, दीपशिखा, कैसे कैसे आप याद रख सकते हैं। तो कविता संग्रह में ये सब आएंगी। गद्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां और हिंदी विवेचना गद्य जो है वो आ जाएंगे। अगला है सिया राम शरण गुप्त। तो इनका भी वही सारी चीजें, 1895 चिरगांव जिला झांसी में जन्म। और बात करें रचनाओं की, तो नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता, ये उपन्यास हैं। और रचनाएं में मौर्य, विजय, दुर्वाचल, आत्मोत्सर्ग, गोद नारी सभी हो जाएंगी। अगला है श्री रामचरितमानस नामक काव्य की रचना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ, तो 1603 के लगभग मध्य प्रदेश जो है उसके ग्वालियर जिले के अंतर्गत वसुआ गोविंदपुर गांव में जो है वो हुआ था। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। बिहारी जी के जन्म के समय में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। बाकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं ऐसे स्पीड में जो है वो बता दे रहा हूँ यहाँ, जैसे कि सियाराम शरण, ये सभी जो है आपके ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। अगला है उर्मिला के रचयिता, तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन है, ध्यान रखिएगा। अगला है निराला जी जो है उनकी मुख्य काव्य रचना, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। परिमल हो गया, गीतिका हो गया, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अरिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, नए पत्ते, अपरा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी महत्वपूर्ण है, इनके सभी ध्यान में रखिएगा। अगला है श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ, तो 1908 में बिहार प्रांत में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म। रामधारी सिंह दिनकर भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो इनका जन्म आगरा के निकट रुरक्ता नामक ग्राम में संवत 1535 और सन 1478 में हुआ था। ये आपको जगह जगह अलग अलग सन देखने को मिलते हैं, तो आप एक को याद कर लीजिए, वही लिख दीजिएगा। इनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, आपको रटी होनी चाहिए। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में भी ये पूछा जाता है। और जनगण मन अधिनायक जय राष्ट्रगान की रचना भी इन्होंने की। इसके अतिरिक्त आमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, उसकी भी रचना इन्होंने ही जो है वो की है। अगला है मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि उपन्यास, और नमक का दरोगा और पूस की रात कहानियां जो हैं ये सभी मुंशी प्रेमचंद की हैं। तो जितने में इंपॉर्टेंट हैं उसको बता रहा हूं, उनको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न कि रसखान की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपका सुजान रसखान हो जाएगा, प्रेम वाटिका हो जाएगा, और राग रत्नाकर हो जाएगा। ये सभी आपकी रसखान जी की रचनाएं हैं, इनको याद कर लीजिए, आपको यूपी टेट, सुपर टेट हर जगह हेल्प करेंगी, तो ये रचनाएं जरूर याद कर लीजिएगा। अगला है सरदार पूर्ण सिंह का सामान्य परिचय, जन्म 1881 में, निधन 1931 में, निबंध, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता और आचरण की सभ्यता इनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है, इसको तो आप एकदम रट के रखिएगा। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जन्म 1972 बस्ती में। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, ये भी महत्वपूर्ण है आपके। इनका जन्म 1907 विक्रम संवत, और सन की बात करें तो 1850 ईस्वी में काशी में जो है वो हुआ था। पिता जो है इनके गोपाल चंद्र ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। हरिश्चंद्र में कवि संस्कार जन्मजात थे। केवल 5 वर्ष की आयु में इन्होंने एक दोहे की रचना की थी। पिता ने बालक की प्रतिभा से प्रसन्न हो उन्हें महान कवि होने का आशीर्वाद भी जो है वो दिया था। और संवत 1942 यानी कि 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की आयु में ही महान हिंदी साहित्य से भी संसार से जो है ये उठ गए थे, यानी कि इनका देहावसान हो गया था। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी में क्या स्थान है,
तो हिंदी में, हिंदी जगत में तीर्थराज प्रयाग है। हिंदी समीक्षा, इतिहास लेखन और निबंध रचना की त्रिवेणी का अद्भुत संगम इनके में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, ऐसी इसमें कुछ अलग बात नहीं है। हिंदी साहित्य में किसी का भी स्थान पूछे तो आप ये वर्ड याद रखिए, जैसे इतिहासकार हो गया, अद्भुत विचारक हो गया, श्रेष्ठ शैलीकार हो गया, निबंधकार, तो ये वर्ड आप प्रत्येक व्यक्ति में यूज कर सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगला, हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ, तो आप क्या कहेंगे, उज्जैन जिले की देवास तहसील के एक ग्राम में सन 1892 में जो है वो हुआ था। अगला एक श्लोक दे रखा है, उसका अर्थ पूछा गया है, दिनांते चा पिबेत दुग्धम निशांते चा पिबेत पयाः भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैदस्य प्रयोजनम। तो यानी कि इसका अर्थ है कि जो दिन के अंत में, या लिखा है ना दिनांते, दिन और अंते, दिनांते अंते यानी कि दिन के अंत में अर्थात शाम के समय दूध पीता है। चा पिबेद दुग्धम, पिबेद मतलब पीता है, दुग्ध मतलब दूध, जो दिन के अंत में अर्थात शाम के समय दूध पीता है, और रात के अंत में, आगे लिखा है निशांते, निश मतलब रात, अंते मतलब अंत में, रात के अंत में अर्थात प्रातः काल जल पीता है। आगे लिखा है ना चा पिबेत पयाः, पयाः मतलब क्या, जल पीता है। दुग्धम मतलब क्या, दूध पीता है। तो प्रातः काल जल पीता है। और आगे है नेक्स्ट लाइन की, जो भोजन के बाद मट्ठा पीता है, यानी कि भोजनांते, भोजन के अंत में, भोजन और अंते यानी कि अंत में, पिबेत तक्रम, तक्रम क्या होता है आपका, मट्ठा होता है, ध्यान रखिएगा, तक्रम क्या होता है, मट्ठा होता है। तो जो भोजन के बाद मट्ठा पीता है उसको वैद्य यानी कि डॉक्टर का क्या प्रयोजन, यानी कि किम वैदस्य सम प्रयोजनम, प्रयोजनम मतलब क्या उसको उसको आवश्यक है, वैदस्य मतलब डॉक्टर की, अर्थात कोई आवश्यकता जो है वो नहीं होती। ये सभी एक अच्छे आचरण में आते हैं। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो फिर आप डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे। जैसे एक वर्ड, एक सेंटेंस आपका यूज होता है कि एन एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि अगर आप डेली एक सेब खा रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, मतलब कहने का वही यहाँ पर भी है। अगला देखते हैं, सुभाषितानी का अर्थ लिखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है सुभाषितानी, ध्यान रखिए। इसका आशय ऐसी सूक्ति और वाक्य जिसके द्वारा नीति संबंधी नैतिक और धार्मिक प्रवृत्तियों का ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है, इसे हम सुभाषितानी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, श्लेष अलंकार 2019 में पूछा गया, मैंने क्या कहा, अलंकार आपको सारे पढ़ने, एक ना एक अलंकार आपसे अवश्य पूछा जाएगा। इससे पहले देखिए 2016 में भी पूछा गया था। तो श्लेष अलंकार क्या होता है, जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है आपका, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। आपको एग्जाम्पल भी अवश्य लिखना है, यहाँ पर तो नहीं लिखा है, आपको एग्जाम्पल उदाहरण जरूर लिखना है, एक ना एक। उसको आप नहीं लिखेंगे तो अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 ही नंबर मिलेगा। तो देखिए, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून की अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पानी का प्रयोग यहाँ पर 3 बार किया गया, किंतु दूसरी पंक्ति जो आपकी है उसमें प्रयुक्त पानी जो है उसके शब्द के 3 अर्थ हैं। एक मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक या कांति होता है, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ इज्जत सम्मान होता है, और चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ साधारण पानी यानी कि जल होता है। तो यही लिखा है कि जब कोई शब्द एक ही बार यूज होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो श्लेष अलंकार वहां होता है। अगला है, प्राउपसर्ग से बने 2 शब्द, 2019 में आया था सबसे लेटेस्ट में, तो प्रकोप और प्रकार, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला, यही मैंने कहा था कि 2019 में भी आपका रिपीट हुआ था, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आपका जो है वो लास्ट पेज है, लास्ट में, यानी कि अब 4 ही 5 क्वेश्चन रह गए हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे हम सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपकी एक लाइक से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जल्दी हम फास्ट रिवीजन जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो सारी चीजें आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वहां पर भी ऐड हो जाइएगा। प्रश्न देखते हैं कि जो पुरुष अभिनय करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, तो जो अभिनय करे उसे हम अभिनेता के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि तत्र एक विशालः सरोवरः अस्ति का हिंदी में अनुवाद लिखिए। 2019 में देखिए संस्कृत से क्वेश्चन उठा दिया गया था। तो तत्र मतलब वहां, एक का मतलब एक, विशालः मतलब बड़ा, सरोवर मतलब तालाब, अस्ति मतलब है, तो वहां एक बड़ा तालाब है, इस प्रकार से आपका अनुवाद हो जाएगा। अगला है, हरि शब्द का तृतीया विभक्ति और एक वचन जो है उसका रूप लिखिए। अब देखिए 2019 में रूप भी पूछ लिए गए थे, तो अब आपको रूप इस प्रकार से भी कुछ पढ़कर जाने होंगे ताकि आप प्रश्न जो आए उसको कर लें। तो यहाँ पर हरि के अगर बात करें, शब्द रूप किस प्रकार से चलते हैं, प्रथम यानी कि एक वचन के अंतर्गत से, इस प्रकार से अगर बात करें तो एक वचन जो है इसमें आपका हरि, हरिम, हरिणा, इस प्रकार से चलते हैं। एक वचन
फिर द्विवचन बहुवचन तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया तो हरि, हरिम, हरिणा, हरिणे इस टाइप से चलते हैं। तो हरिणा आपका तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो तृतीया विभक्ति एक वचन में आपका ये हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो लास्ट प्रश्न है आपका 2019 में एक श्लोक पूछा गया था 4 पंक्ति का, तो अब आपको एक श्लोक भी याद करके जाना होगा। कोई भी श्लोक याद कर लीजिए और यहां पर जो श्लोक लिखा उसको देख लेते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये आपका एक श्लोक लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये कठिन है, आप कोई भी अपनी तरफ से एक सरल इंटरनेट से निकाल कर उसको याद कर लीजिएगा ताकि आए पेपर में तो आप कर ले जाएं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि तुलसीदास आपको बताना है कि किसकी जो है वो रचना है। 4 ऑप्शन भी चलिए मैं आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है आपका महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथा है आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है तुलसीदास जो किसका जो है रचना है या किसका एक काव्य के अंतर्गत आता है, जो उसकी विधा है एक काव्य है। तो बताना है आपको इन ऑप्शन 1 2 3 4 या एबीसीडी के भी आप कह सकते हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं और जो सब्जेक्ट रह गए उनको भी हम समय देखेंगे। अगला वाला जो है वही सुबह के टाइमिंग है 11 बजे चतुर्थ सेमेस्टर की, और शाम की टाइमिंग है शाम के 8 बजे। तो सुबह 11 ही बजे हम देख रहे हैं इस समय वन लाइनर मैराथन के रूप में, तो इसी समय नेक्स्ट सब्जेक्ट भी देखेंगे। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।